दोस्तों, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज की कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। यह कहानी रिया नाम की लड़की की है, जिसने अपनी शादी के 13 साल एक ऐसी खामोशी में बिताए जहां उसकी आवाज को कभी सुना ही नहीं गया। प्यार, उम्मीद और भरोसे के टूटने के बाद जब मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा तो दुनिया को लगा कि वह एक अबला नारी है जो अब बिखर जाएगी। लेकिन असली कहानी तो उस दिन शुरू हुई जब उसने हार मानने के बजाय खुद को चुनने का फैसला किया। अदालत के उस कमरे में पंखे की आवाज भी भारी लग रही थी। चारों तरफ धूल भरी फाइलें और वकीलों की दलीलें गूंज रही थी। रिया कमरे के एक कोने में लकड़ी की बेंच पर बैठी थी। उसके सामने उसका पति समीर और उसकी सास बैठे थे। समीर के चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो। उसकी मां समय समय पर अपनी साड़ियों की तह ठीक कर रही थी और उनकी आंखों में रिया के लिए तिरस्कार साफ झलक रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज रिया के पास से घर, पैसा और रुतबा सब कुछ छिन जाएगा और वह सड़कों पर आ जाएगी। तभी जज साहब ने अपनी कुर्सी संभाली और फाइल के आखिरी पन्ने पर दस्तखत किए। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। जज की आवाज गूंजी, तलाक मंजूर किया जाता है। आज से आप दोनों का कानूनी रिश्ता खत्म होता है। समीर ने एक लंबी सांस ली और अपने वकील की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे गुरुग्राम वाला वह आलीशान घर मिल गया था, जिसे कि रिया ने एक एक ईंट जोड़कर सजाया था। उसे लगा कि रिया अब रोएगी, चिल्लाएगी या शायद उससे भीख मांगेगी कि बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा। समीर की बहन जो पीछे बैठी थी, उसने दबे पांव एक तंज भरी मुस्कान बिखेरी। उन्हें लग रहा था कि एक औरत बिना सहारे के कैसे जिएगी, लेकिन रिया के भीतर कोई हलचल नहीं थी। उसने अपनी वकील की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना आंसू थे और ना ही डर। उसने अपनी वकील के कान में झुककर बस इतना ही कहा, टिकट बुक कर दे। उसका वकील भी एक पल के लिए चौंक गया। लोग आमतौर पर ऐसे मौके पर जमीन, जायदाद या गुजारे बत्ते की बहस करते हैं, पर रिया को बस वहां से निकलना था। उसने अपना छोटा सा पर्स उठाया और खड़ी हो गई। उसकी चाल में एक ऐसी गरिमा थी जिसे समीर और उसका परिवार कभी समझ ही नहीं पाए। रिया ने पीछे मुड़कर उस कमरे को आखिरी बार देखा जहां उसकी शादी की आखिरी निशानी भी मिट गई थी। समीर ने बाहर निकलते वक्त उसे रोकना चाहा। उसने बड़ी बेरुखी से कहा, रिया, बच्चों का ध्यान रखना और हाँ, उनका स्कूल का शेड्यूल मुझे मेल कर देना। समीर ऐसे बात कर रहा था जैसे वह कोई पिता नहीं बल्कि किसी कंपनी का मैनेजर हो। रिया रुकी। उसने समीर की आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में अब नफरत भी नहीं बची थी, सिर्फ एक गहरा खालीपन था। उसने कहा कि अब तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा मेरे वकील के जरिए होगा। समीर की मां बीच में बोल पड़ी, बड़ी अकड़ है अभी भी, देख लेना कल को दाने दाने को तरसेगी। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना बैग उठाया और कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। धूप तेज थी, पर उसे वह धूप बहुत सुकून भरी लगी। उसे पता था कि वह आज एक घर हार गई है, लेकिन उसने खुद को जीत लिया है। कोर्ट के बाहर टैक्सी खड़ी थी और उसमें उसके 3 बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। रिया ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल अध्याय पर खुद अपने हाथों से पूर्ण विराम लगा दिया था।
अदालत से निकलने के बाद रिया सीधे ही उस घर पहुंची जो कल तक उसका था। गुरुग्राम की उस ऊंची इमारत के फ्लैट नंबर 402 में घुसते ही उसे दीवारों से अपनी ही हंसी और रोने की गूंज सुनाई दी। समीर और उसकी मां को लगा था कि रिया वहां आकर सामान के लिए झगड़ा करेगी या सोफे और टीवी पर अपना हक जताएगी, लेकिन रिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। रिया ने घर के मुख्य हॉल में कदम रखा, जहां हर चीज उसकी पसंद की थी। वे नीले पर्दे जो उसने घंटों धूप में घूम कर चुने थे, वह डाइनिंग टेबल जहां उसने समीर के पसंदीदा पकवान परोसे थे, और वह दीवार घड़ी जो समीर ने उसे पहली सालगिरह पर दी थी। एक पल के लिए उसका दिल भर आया। उसे याद आया कि कैसे उसने इस घर को घर बनाने में अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 13 साल लगा दिए थे। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बेडरूम के उस कोने पर पड़ी जहां समीर ने अक्सर उसे अपनी बातों से नीचा दिखाया था, उसकी आंखों की नमी सूख गई। उसे याद आया कि कैसे समीर अक्सर कहता था कि तुम हो ही क्या, इस घर की एक ईंट भी तुम्हारी औकात से बाहर है। रिया ने अलमारी खोली। उसने अपनी महंगी रेशमी साड़ियां या सोने के गहने नहीं छुए। उसने सिर्फ एक पुराना घिसा हुआ बड़ा सा सूटकेस निकाला। उसने समीर के दिए हुए किसी भी उपहार को हाथ नहीं लगाया। उसने सबसे पहले बच्चों के 3 छोटे बैकपैक निकाले। उसने बहुत शांति से सामान समेटना शुरू किया। विवान का पसंदीदा टेडी बियर जो वह बिना गले लगाए कभी नहीं सोता था, काव्या की कहानियों वाली किताबें जो उसे मुश्किल वक्त में सुकून देती थी, और अर्नव के स्कूल के कुछ जरूरी कागजात और उसका चार्जर। रिया ने अपने लिए सिर्फ 4 जोड़ी साधारण कपड़े और अपनी मां की दी हुई एक पुरानी डायरी रखी। उसने रसोई में जाकर बच्चों के लिए खाने का सामान और बिस्किट के पैकेट रखे जो उसने कल रात ही पास की दुकान से लाकर छिपा दिए थे। उसकी ये तैयारी खामोश थी। समीर को भनक तक नहीं थी कि रिया इस शहर को छोड़ने का मन बना चुकी है। तभी समीर की मां कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतना ही सामान लेके जा रही हो, बाद में आकर हिस्सा मत मांगना। ये घर अब मेरे बेटे का है और यहाँ तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। रिया रुकी। उसने सूटकेस की जिप बंद की और अपनी सास की तरफ देखा। उसने बहुत ठंडे लहजे में कहा कि माँ जी, सामान तो कमजोर लोग बटोरते हैं। मैं यहाँ से अपनी यादें और अपनी बेइज्जती छोड़कर जा रही हूँ। आप और आपका बेटा इस आलीशान कैद खाने में खुश रहिए। उसने अलमारी के ऊपर रखी वह आखिरी फ्रेम वाली फोटो उठाई जिसमें वह और समीर हंस रहे थे। उसने उस फोटो को वहीं जमीन पर पटक दिया। शीशा चकनाचूर हो गया, ठीक वैसे ही जैसे रिया का भरोसा टूटा था। उसने टूटे हुए कांच की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसने बच्चों को आवाज दी। बच्चे पहले से ही तैयार थे। शायद उन्हें अपनी मां की खामोशी से एहसास हो गया था कि अब यहाँ उनका कोई नहीं रहा। रिया ने अपना कैरी ऑन उठाया और घर की चाबियां वहीं टेबल पर रख दी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने पीछे देखा तो वह शायद फिर से उस दलदल में फंस जाएगी। बाहर टैक्सी इंतजार कर रही थी। समीर हॉल में बैठकर अपने फोन पर किसी से हंसकर बात कर रहा था। शायद तान्या से उसने एक बार भी बच्चों को गले नहीं लगाया। रिया ने बच्चों को टैक्सी में बिठाया और खुद आखिरी बार उस दरवाजे की तरफ देखा। उसने अपने मन ही मन कहा कि अलविदा उस औरत को जो यहाँ मर गई, और स्वागत उस औरत का जो अब जीने जा रही है।
टैक्सी जैसे ही सोसाइटी के गेट से बाहर निकली, रिया को लगा कि हवा का झोंका अब पहले से ज़्यादा आज़ाद है। उसके सूटकेस में कपड़े कम थे, लेकिन उसकी हिम्मत का वजन बहुत ज़्यादा था। अदालत की कार्रवाई और घर की कड़वाहट के बीच रिया ने टैक्सी का दरवाज़ा बंद किया और बच्चों के साथ उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिसे उसने अपनी रातों की नींद देकर संवारा था। रास्ते में उसका मोबाइल लगातार बज रहा था, पर उसने एक बार भी स्क्रीन की तरफ नहीं देखा। उसने अपना सिम कार्ड निकाला और खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि वह जानती थी कि समीर और उसकी माँ अब भी उसे नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई संदेश जरूर भेजेंगे। टैक्सी जब एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी, तब तीनों बच्चे बिल्कुल चुप थे। बड़े बेटे आयुष ने रिया का हाथ कसकर थाम रखा था। उसे पता था कि उसकी माँ किसी बड़ी हार से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी घुटन से बाहर निकल रही है। रिया ने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और उनके कानों में धीमे से कहा कि आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है, जहां कोई हमें कमजोर नहीं कहेगा और ना ही हमारी इज्जत से खेलेगा। एयरपोर्ट पहुंचते ही रिया ने तेजी से चेक इन किया और बोर्डिंग पास लेकर उस गेट की तरफ बढ़ी, जहां से उसकी उड़ान उसे एक ऐसी जगह ले जाने वाली थी जिसका पता समीर को कभी नहीं चल सकता था। दूसरी तरफ शहर के सबसे महंगे मैटरनिटी क्लिनिक के गलियारे में समीर बहुत बेसब्री से टहल रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जिसे वह जीत की खुशी समझ रहा था। वह बार बार अपनी माँ को फोन करके बता रहा था कि रिया अब पूरी तरह से रास्ते से हट चुकी है और अब वह अपनी पसंद की औरत तान्या के साथ एक नया संसार बसाएगा। समीर को लग रहा था कि उसने रिया को तलाक देकर और उसे बेघर करके दुनिया का सबसे बड़ा काम किया है। वह हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठा हुआ उन यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा था जो रिया से जुड़ी थी। तान्या अंदर लेबर रूम में थी और समीर बाहर खड़ा होकर होने वाले बच्चे के लिए सपने बुन रहा था। उसने पहले से ही तय कर लिया था कि वह अपने इस बच्चे को वह सब कुछ देगा जो उसने रिया के बच्चों को नहीं दिया। समीर की माँ भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और वह अपनी नई बहू के स्वागत के लिए महंगे तोहफे साथ लाई थी। समीर अपनी माँ के साथ बैठकर रिया के दुखों का मजाक उड़ा रहा था कि कैसे वे अब दर दर की ठोकरें खाएंगी, लेकिन समीर की तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। हॉस्पिटल की हवा और दवाइयों की महक के बीच समीर को वह फोन आया जिसने उसकी जमीन हिला दी। वह क्लिनिक के गलियारे में खड़ा था जब डॉक्टर ने उसे पास बुलाया और वह सच बताया, जिसे सुनने के बाद समीर का सारा घमंड पल भर में ही मिट्टी में मिल गया। जिस नई जिंदगी और जिस बच्चे के लिए उसने अपना हंसता खेलता घर और अपनी वफादार पत्नी को छोड़ा था, वह सब एक बहुत बड़ा धोखा साबित होने वाला था। समीर का फोन उसके हाथ से छूट गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अब एहसास हुआ कि उसने अपनी वफादारी का गला घोंटकर जिस रास्ते को चुना था, वह उसे किसी मंजिल पर नहीं बल्कि तबाही के मुहाने पर ले आया है। हवाई जहाज जब रनवे पर दौड़ने लगा तो रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके सीने पर रखा बरसों पुराना पत्थर अचानक हवा में गायब हो गया है। जहाज ने जैसे ही जमीन छोड़ी, रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई और फिर अचानक एक सुकून सा छा गया। अब वह समीर के शहर की
सरहदों से बहुत दूर जा रही थी, जहां की हवा में सिर्फ ताने और तिरस्कार घुले थे। विवान ने खिड़की से बाहर देखते हुए जोर से कहा कि मम्मा देखो, बादल हमारे कितने करीब हैं। रिया मुस्कुराई और उसने विवान का हाथ चूम लिया। उसने बच्चों को चॉकलेट दी और उनसे वादा किया कि अब वे ऐसी जगह जा रहे हैं जहां कोई भी उन्हें रोने पर मजबूर नहीं करेगा और ना ही उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा। हवाई जहाज की उस छोटी सी सीट पर बैठे हुए रिया को महसूस हुआ कि असली आज़ादी किसी कागज़ पर मिले तलाक के आदेश में नहीं थी, बल्कि उस हिम्मत में थी जो उसे अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। उसने एयर होस्टेस से पानी मांगा और फिर अपनी डायरी में कुछ लिखने लगी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी के सारे हिसाब किताब उसी आसमान में कहीं छोड़ दिए थे। करीब 3 घंटे के बाद वे एक ऐसे छोटे और खूबसूरत पहाड़ी शहर के एयरपोर्ट पर उतरे जहां की हवा में ताजगी और देवदार के पेड़ों की खुशबू थी। रिया ने यहाँ आने का फैसला बहुत सोच समझकर किया था, क्योंकि यहाँ उसे कोई नहीं जानता था और समीर की पहुंच यहाँ तक होना नामुमकिन था। उसने एक पुरानी टैक्सी किराए पर ली और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए उस छोटी सी बस्ती की तरफ बढ़ी, जहां उसने ऑनलाइन एक पुराना कैफ़े और उसके ऊपर रहने के लिए एक छोटा सा मकान किराए पर लिया था। टैक्सी जब उस लकड़ी के बने घर के सामने रुकी तो बच्चों की आंखें चमक उठी। वहां चारों तरफ हरियाली थी और सामने बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की चोटियां धूप में चमक रही थी। रिया ने अपना सामान उतारा और घर की चाबी घुमाकर दरवाजा खोला। घर के अंदर लकड़ी की महक और एक अजीब सी शांति थी। उसने बच्चों को उनके कमरे दिखाए और खुद रसोई की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। रिया ने मन ही मन खुद से कहा कि यह सिर्फ एक मकान नहीं है, ये मेरे बच्चों का किला है, जहां अब कोई डर दाखिल नहीं हो पाएगा। उसने अपनी अलमारी में वे 4 जोड़ी कपड़े लगाए और उसी शाम पास के बाजार से कुछ जरूरी सामान और ताजी सब्जियां लेकर आई। उसने बच्चों के लिए खाना बनाया और सबने मिलकर बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी डर के पहली बार भर पेट खाना खाया। रिया को पता था कि आगे का रास्ता मुश्किल है, पर उसे अपनी मेहनत और अपने फैसलों पर पूरा भरोसा था। अब वह किसी की पत्नी नहीं थी, वह सिर्फ रिया थी, जो कि अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने के लिए तैयार थी। इधर रिया और बच्चे पहाड़ों की ठंडी हवा में अपनी नई जिंदगी की सांसें ले रहे थे और उधर समीर के लिए शहर की वही हवा जहरीली हो चुकी थी। हॉस्पिटल के गलियारे में समीर किसी राजा की तरह टहल रहा था और बार बार अपनी माँ से कह रहा था कि देखा माँ, रिया के जाते ही मेरी किस्मत कैसे खुल गई। अब मेरा अपना वारिस इस दुनिया में आने वाला है। तान्या ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया था और समीर की माँ ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ली थी। समीर बार बार शीशे के पीछे रखे उस नवजात बच्चे को देख रहा था और मन ही मन रिया को कोस रहा था कि वह कितनी मनहूस थी, जिसने उसे कभी वह खुशी नहीं दी जो तान्या ने एक पल में ही दे दी। तभी लेबर रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो एक नए पिता को मिलनी चाहिए थी। डॉक्टर ने समीर को अपने कैबिन में बुलाया, जहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। समीर को लगा कि शायद बिल या किसी कागजी कार्रवाई की बात होगी, पर डॉक्टर ने उसके सामने एक रिपोर्ट रखी और बहुत ठंडे लहजे में कहा,
कि समीर जी, हमें बच्चे के ब्लड ग्रुप और कुछ टेस्ट में कुछ विसंगतियां मिली हैं, जिसके बाद हमने डीएनए क्रॉस चेक किया और सच ये है कि आप इस बच्चे के जैविक पिता नहीं हैं। समीर को लगा जैसे जमीन फट गई है और वह किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा है। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा कि यह झूठ है, तुम लोग पैसों के लिए ये सब कर रहे हो। पर डॉक्टर ने शांति से उसे वह फाइल दिखाई जिसमें साफ लिखा था कि तान्या उसे महीनों से धोखा दे रही थी। समीर लड़खड़ाते हुए बाहर आया तो उसने देखा कि हॉस्पिटल के गेट पर एक अनजान आदमी खड़ा था जो तान्या का पुराना प्रेमी था। वह सीधा ही तान्या के कमरे में दाखिल हुआ और समीर की मां के हाथ से वह बच्चा छीन लिया जिसे वह अपना पोता समझकर चूम रही थी। समीर ने जब तान्या की आंखों में देखा तो वहां पछतावा नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। उसने साफ कह दिया कि वह समीर के हाथ सिर्फ उसके पैसों और आलीशान घर के लिए थी, क्योंकि समीर ने अपनी वफादार पत्नी को एक पल में छोड़ दिया था तो तान्या को लगा कि वह उसके साथ भी यही करेगा। समीर की मां वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी कि उन्होंने अपनी ही कुल्हाड़ी से अपना पैर काट लिया। जिस वफादार बहू को उन्होंने घर से निकाला वह देवी थी और जिसे वे सर पर चढ़ाकर लाए वह उनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला गई। समीर उस भीड़ भरे हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेला खड़ा था। उसके पास घर था, पैसा था, पर अब उसके पास ना इज्जत थी और ना ही वह परिवार जिसे उसने खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया था। उसे अब रिया के वे शब्द याद आ रहे थे कि सामान तो कमजोर बटोरते हैं, और आज समीर के पास सामान तो बहुत था पर जीने की कोई भी वजह नहीं बची थी। पहाड़ों की उस शांत वादी में रिया ने अब अपनी जिंदगी की एक नई लय पकड़ ली थी। उसने अपने छोटे से लकड़ी के कैफे का नाम रखा था सुकून, जो वाकई उसके और उसके बच्चों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। रिया सुबह सूरज निकलने से पहले उठती और ताजी कॉफी की खुशबू के साथ अपने दिन की शुरुआत करती। उसने अपनी बरसों की दबी हुई कला को अब अपना पेशा बना लिया था। वह खुद अपने हाथों से पहाड़ी मसालों वाली चाय और घर के बने बिस्किट तैयार करती। देखते ही देखते उसका कैफे सैलानियों और स्थानीय लोगों के बीच मशहूर होने लगा। लोग वहां सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि उस शांति को भी महसूस करने आते थे जो रिया ने अपनी मेहनत से वहां पैदा की थी। रिया के चेहरे पर अब वह खौफ नहीं रहता था जो समीर की जोरदार आवाज सुनकर पैदा होता था। उसके बच्चे अब पहाड़ों की खुली हवा में दौड़ते और पास के एक छोटे से स्कूल में जाने लगे थे, जहां उन्हें कोई इस बात से नहीं परखता था कि उनके माता पिता का तलाक हो गया है। रिया शाम को कैफे बंद करने के बाद अपने बच्चों के साथ आग जलाकर बैठती और उन्हें कहानियां सुनाती। उसने अपनी जिंदगी से समीर का नाम ऐसे पोंछ दिया था जैसे किसी काली स्लेट पर से कोई बुरा सपना मिटा दिया गया हो। उधर शहर की चकाचौंध के बीच समीर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। वह गुरुग्राम वाले उस बड़े घर में अकेला बैठा रहता जहां कभी रिया की चूड़ियों की खनक और बच्चों का शोर गूंजता था। अब वहां सिर्फ एक भारी सन्नाटा था। समीर की मां अब बिस्तर पकड़ चुकी थी और वह दिन रात रिया का नाम लेकर रोती थी। उन्हें अब एहसास हुआ था कि जिस बहू को उन्होंने घर से निकाला वह उस घर की असली नींव थी। समीर ने कई बार शराब के नशे में रिया का पुराना नंबर लगाने की कोशिश की पर वह हमेशा बंद ही आता। उसने सोशल मीडिया पर उसे ढूंढने की कोशिश की पर रिया ने अपनी कोई भी पहचान पीछे नहीं छोड़ी थी। समीर जब भी आईने में खुद को देखता
तो उसे अपनी ही सूरत से नफरत होने लगती। उसे याद आता कि कैसे उसने एक अनजान औरत के लिए अपनी वफादार पत्नी को बेइज्जत किया था। वह अक्सर उस मैटरनिटी क्लिनिक के पास से गुजरता तो उसे अपनी हार और तान्या का वह धोखा याद आता जिसने उसकी पूरी मर्दानगी और घमंड को चकनाचूर कर दिया था। समीर अब पागलों की तरह शहर के हर कोने में रिया को ढूंढता फिरता। उसे लगने लगा था कि अगर वह एक बार रिया से माफ़ी मांग लेगा तो शायद उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। कि रिया ने अब पीछे मुड़ने वाले सारे ही रास्ते जला दिए थे और वह एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी जहां समीर की आवाज़ पहुंचना नामुमकिन था। समीर की जिंदगी अब एक ऐसे अंधेरे कमरे जैसी हो गई थी जिसमें कोई भी खिड़की नहीं थी। वह हर रोज सुबह उठता और सबसे पहले रिया के नाम की तलाश करता। उसने जासूसों को काम पर लगा दिया था और अपने पुराने दोस्तों से गिड़गिड़ाकर पूछता था कि क्या किसी ने रिया को देखा है। वह शहर की हर उस जगह गया जहां रिया कभी जाया करती थी। वह उस पुराने पार्क की बेंच पर घंटों बैठा रहता जहां रिया बच्चों को खिलाती थी और अपनी गलतियों को याद करके फूट फूट कर रोता। उसे अब एहसास हो रहा था कि जिस औरत को वह घर की मुर्गी दाल बराबर समझता था वह असल में उसके जीवन की ढाल थी। समीर की मां की हालत और भी खराब होती जा रही थी। वह धुंधली आंखों से दरवाजे को देखती रहती और उन्हें लगता कि शायद रिया अभी रसोई से चाय लेकर आएगी। समीर ने अपनी कंपनी और काम पर ध्यान देना छोड़ दिया था जिससे उसे भारी व्यापारिक घाटा होने लगा। उसके पास पैसा तो था पर उस पैसे को खर्च करने की कोई भी वजह नहीं बची थी। वह रात के सन्नाटे में तान्या के दिए हुए धोखे और रिया की आखिरी शांत नज़र को याद करता तो उसका दम घुटने लगता। उसने पागलों की तरह रिया के मायके वालों के चक्कर काटे पर उन्होंने भी उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया क्योंकि वे जानते थे कि समीर ने उनकी बेटी के साथ क्या किया था। समीर अब हार मान चुका था। उसे लगने लगा था कि रिया शायद इस दुनिया में नहीं रही या फिर वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। इधर पहाड़ों की वादियों में रिया की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका कैफ़े सुकून अब सिर्फ एक छोटी सी दुकान नहीं रही थी बल्कि वह उस इलाके का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। रिया ने अपने कैफ़े के साथ एक छोटी सी लाइब्रेरी भी जोड़ दी थी जहां लोग बैठकर किताबें पढ़ते और रिया के हाथों की बनी गर्म पहाड़ी चाय का आनंद लेते। रिया ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतना नाम कमा लिया था कि शहर के बड़े अखबारों में उसकी कामयाबी के किस्से छपने लगे थे। एक सुबह रिया अपने कैफ़े के बाहर बैठी ढलते हुए सूरज को देख रही थी। तभी उसके पास एक स्थानीय स्कूल का प्रिंसिपल आया। उसने रिया से गुजारिश की कि क्या वह उनके स्कूल के बच्चों को उद्यमिता और आत्मनिर्भरता पर कुछ सिखा सकती है। रिया ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया क्योंकि वह अब खुद को एक कमज़ोर औरत नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखती थी। उसके बच्चों ने भी उस छोटे से शहर के स्कूल में टॉप किया था और वे अब बिना किसी डर के लोगों से मिलते थे। रिया को अब समीर की याद कभी कभी आती थी पर अब उस याद में दर्द नहीं था बल्कि एक जीत का एहसास था कि उसने खुद को उस जहरीले रिश्ते से बाहर निकाल लिया। रिया को अब किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं थी। वह अपने बच्चों के लिए बाप और माँ दोनों की भूमिका बाखूबी निभा रही थी। उसकी जिंदगी में अब वह ठहराव आ गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी और वह अपने छोटे से आशियाने में बहुत खुश थी। समीर की पागलों जैसी तलाश अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी।
उसने महीनों की मेहनत और ढेर सारा पैसा बहाने के बाद आखिरकार एक सुराग ढूंढ ही लिया। उसके एक पुराने दोस्त ने किसी ट्रैवल मैगजीन में एक पहाड़ी कैफे की तस्वीर देखी थी, जिसकी मालकिन का चेहरा रिया से मिलता जुलता था। समीर ने बिना एक भी पल गंवाए अपनी गाड़ी उठाई और उस अनजान शहर की तरफ निकल पड़ा, जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच छिपा था। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रिया के सामने जाकर क्या कहेगा। क्या वह उसे देखते ही दरवाजा बंद कर लेगी या फिर उस पर चिल्लाएगी। जैसे जैसे पहाड़ों के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते जा रहे थे, समीर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह पूरी रात गाड़ी चलाता रहा और जब सुबह की पहली किरण पहाड़ियों की चोटी पर पड़ी, तब वह उस छोटे से बाजार में पहुंचा जहां रिया का कैफे सुकून स्थित था। उसने अपनी धूल से सनी गाड़ी एक तरफ खड़ी की और कांपते हुए कदमों से उस लकड़ी के खूबसूरत कैफे की तरफ बढ़ा, जिसकी दीवारों पर ताजे फूलों की बेलें लिपटी हुई थी। कैफे से ताजी कॉफी और बेक किए हुए बिस्कुट की सौंधी खुशबू आ रही थी, जो समीर को रिया की याद दिला रही थी। समीर ने जैसे ही कैफे के अंदर कदम रखा, उसे एक सुकून भरी खामोशी का एहसास हुआ। वहां हल्की धुनों वाला संगीत बज रहा था और कुछ सैलानी शांति से अपनी किताबें पढ़ रहे थे। तभी काउंटर के पीछे से एक औरत बाहर निकली, जिसने नीले रंग का पहाड़ी एप्रन पहन रखा था और उसके बाल एक ढीले जूड़े में बंधे थे। वह रिया थी, पर वह पुरानी रिया नहीं थी जो समीर के सामने नजरें झुकाकर खड़ी रहती थी। इस रिया की आंखों में एक गजब का आत्मविश्वास और चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह किसी ग्राहक को मुस्कुराते हुए ऑर्डर दे रही थी। समीर को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही औरत है जिसे उसने कभी बेसहारा और कमजोर कहकर घर से निकाला था। समीर वहीं कोने में खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह आगे जाकर उसे आवाज दे। तभी रिया की नजर अचानक समीर पर पड़ी। एक पल के लिए उसके हाथ रुक गए और उसकी आंखों में पुरानी यादों की एक बिजली सी कौंधी। पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर ना गुस्सा आया और ना ही नफरत, बल्कि एक ऐसी शांति थी जिसने समीर को अंदर तक हिला दिया। समीर लड़खड़ाती हुई आवाज में सिर्फ इतना कह पाया कि रिया, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ बर्बाद करके यहाँ आया हूँ। समीर की आवाज़ सुनकर कैफे में मौजूद लोग उसकी तरफ देखने लगे। रिया ने बहुत शांति से काउंटर के पास इशारा किया और समीर को बाहर एक खाली मेज पर बैठने को कहा। समीर वहां बैठ गया और रोने लगा। उसने बताया कि कैसे तान्या ने उसे धोखा दिया, कैसे उसकी माँ बीमार है और कैसे उसका कारोबार डूब रहा है। वह बार बार कह रहा था कि रिया, मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें और बच्चों को वह सारी खुशियां दूंगा जो मैंने कभी कभी नहीं दी। रिया उसे चुपचाप सुनती रही, जैसे वह किसी अजनबी की परेशानी सुन रही हो। जब समीर अपनी बात पूरी कर चुका तो रिया ने उसे पानी का गिलास दिया और बहुत ठंडे लहजे में कहा कि समीर, तुम जिस औरत को लेने आए हो वह बहुत पहले ही उस कोर्ट रूम में मर चुकी है। तुमने मुझे सिर्फ घर से नहीं निकाला, तुमने मेरा भरोसा और मेरी आत्मा का कत्ल किया था। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी अपनी मेहनत का है और इस जिंदगी में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं बची है। समीर गिड़गिड़ाने लगा कि बच्चे कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी पीछे से आयुष और काव्या दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे खिले हुए थे, पर जैसे ही उन्होंने समीर को देखा उनके कदमों की रफ्तार धीमी हो गई। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेरुखी थी जो समीर के लिए किसी खंजर से कम नहीं थी। समीर को लगा था कि बच्चों को देखते ही वे उसकी गोदी में सिमट जाएंगे और उनके जरिए वह रिया के दिल में दोबारा जगह बना लेगा। पर हकीकत
उसके सपनों से कोसों दूर थी। आयुष, जो अब काफी बड़ा और समझदार हो गया था, उसने समीर की तरफ एक ठंडी नजर डाली और रिया के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए कोई सम्मान नहीं बचा था। समीर ने हाथ आगे बढ़ाकर काव्या को छूना चाहा तो वह डरकर अपनी मां के पीछे छिप गई। समीर को अपनी औकात का अंदाजा उसी पल हो गया जब उसके अपने खून ने उसे एक अजनबी की तरह देखा। रिया ने बच्चों को अंदर जाने का इशारा किया और समीर की तरफ मुड़कर कहा कि समीर, तुमने सुना था कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर तुमने उन मासूमों के सामने जो तमाशा किया, उसने उनके मन में पिता की छवि को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया है। वे अब तुम्हें सिर्फ उस आदमी के रूप में याद रखते हैं जिसने उनकी मां को आधी रात को रुलाया था। समीर फूट फूट कर रोने लगा और उसने रिया के पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस मुझे एक मौका और दे दो। रिया ने अपना पैर पीछे खींचा और बहुत ही गरिमा के साथ समीर से कहा कि समीर, तुम अभी भी नहीं समझे। औरत को तुम्हारी जायदाद या तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ इज्जत और भरोसे की जरूरत होती है जो तुमने कभी नहीं दी। जिस घर का तुम लालच दे रहे हो उसे मैंने अपने आंसुओं से सींचा था, पर तुमने उसे एक पल में किसी और के लिए खोल दिया। आज मेरे पास भले ही आलीशान कोठी नहीं है, पर इस छोटे से लकड़ी के घर में मुझे वह चैन मिलता है जो तुम्हारे उस महल में कभी नहीं था। रिया ने साफ कह दिया कि वह समीर के साथ कभी भी वापस नहीं जाएगी और ना ही उसे बच्चों की जिंदगी में दोबारा जहर घोलने देगी। समीर ने बहुत मिन्नतें की, पर रिया का दिल अब फौलाद बन चुका था। उसने समीर से कहा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मुझे पुलिस को बुलाना पड़े। समीर ने देखा कि रिया की आंखों में अब उसके लिए रत्ती भर भी प्यार या दया नहीं बची थी। वह हार चुका था, पूरी तरह से अपनी ही नजरों में गिर चुका था। समीर लड़खड़ाते हुए अपने उस कैफे से बाहर निकला और अपनी धूल भरी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रिया अपने कैफे के काउंटर पर वापस लौट चुकी थी और किसी ग्राहक को बड़े ही प्यार से चाय सर्व कर रही थी। वह अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त और खुश थी कि उसे समीर के होने या ना होने से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। समीर को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक पत्नी नहीं खोई थी, उसने अपना पूरा अस्तित्व और अपनी खुशियों की चाबी खो दी थी। वह अपनी गाड़ी में बैठा और उसी रास्ते से वापस लौट गया जहां से वह आया था, पर इस बार उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। रिया ने खिड़की से समीर की गाड़ी को दूर जाते हुए देखा और एक लंबी सांस लेकर खिड़की के पर्दे गिरा दिए। उसने अपने अतीत के आखिरी पन्ने को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया था। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ उसके बच्चे, उसका काम और वह सुकून था जिसे उसने खुद कमाया था। समीर के जाने के बाद रिया ने कैफे की सीढ़ियों पर बैठकर एक ऐसी शांति महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक बहुत भारी और काला अध्याय अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सूरज अब पहाड़ों की चोटियों के पीछे धीरे धीरे छिप रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों की एक खूबसूरत चादर बिछ गई थी। रिया ने अपने बच्चों को पास बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। आयुष, काव्या और विवान अब समझ चुके थे कि उनके पिता के साथ उनका रिश्ता अब सिर्फ एक धुंधली याद बन चुका है। रिया ने उन्हें बताया कि अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी दुनिया अब पूरी तरह सुरक्षित है। उसने उस शाम कैफे में एक छोटा सा जश्न मनाया और सभी स्थानीय लोगों और सैलानियों को मुफ्त में केक खिलाया क्योंकि आज वह वाकई आज़ाद महसूस कर रही थी। वक्त गुजरता गया और रिया का सुकून कैफे अब उस पहाड़ी शहर की पहचान बन गया था। रिया ने ना केवल अपने बच्चों को शहर के बेहतरीन कॉलेज में भेजा, बल्कि उसने आसपास की
उन औरतों के लिए भी एक संस्था शुरू की जो समाज और परिवार से ठुकराई गई थी। उसने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और उन्हें सिखाया कि एक औरत की ताकत उसके भीतर छिपी होती है। रिया के चेहरे पर अब उम्र की लकीरों के साथ साथ एक गहरा संतोष था। उसने अपनी जिंदगी को राख से दोबारा खड़ा किया था और उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया था जहां कोई भी उसे दोबारा तोड़ नहीं सकता था। उसने अपने घर की दीवार पर वह पुरानी तलाक की फाइल कभी नहीं रखी, बल्कि उसकी जगह अपने बच्चों की कामयाबी के मेडल और उनके साथ बिताए खुशहाल पलों की तस्वीरें सजा दी। एक सुबह जब रिया अपने कैफे की बालकनी में बैठी थी और उसके पास एक अखबार पड़ा था जिसमें समीर की कंपनी के पूरी तरह बिक जाने की खबर छपी थी। समीर अब गुमनामी के अंधेरे में खो चुका था, लेकिन रिया का नाम हर किसी की जुबान पर था। विवान जो बड़ा हो गया था, उसने आकर अपनी माँ के हाथ में चाय का प्याला थमाया और कहा कि मम्मा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। रिया मुस्कुराई और उसने दूर पहाड़ों की बर्फ से ढकी हुई चोटियों की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि औरत को मुकम्मल होने के लिए किसी के नाम या किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। अगर उसके पास खुद पर भरोसा और बच्चों का प्यार हो तो वह पूरी कायनात जीत सकती है। रिया ने अपनी आंखें मूंद ली और उस ताजी हवा को अपने भीतर उतार लिया। अब उसके पास अपना आसमान था और अपनी जमीन थी और एक ऐसी जिंदगी थी जिसे उसने खुद अपने दम पर मुकम्मल किया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।